देखती हूँ इमरान खान साहब के बीबीसी पर हार्ट टॉक में या एनडीटीवी पे बरखा दत्त के साथ, मुझे वो इमरान खान साहब बहुत मुख्तलिफ लगते हैं जो यहाँ पे लोकल टेलीविजन चैनल्स पे बैठे होते हैं। मुझे लगता है कि वो जो शख्स है वो क्लैरिटी ऑफ थॉट रखता है, लेकिन ये जो शख्स है जो जलसे करता है, जो प्रोग्राम्स करता है, उसकी थिंकिंग थोड़ी सी फ्लॉड भी है और थोड़ी सी मिसकंस्ट्रूड भी है और थोड़ी सी टारगेटेड है कि मैं इसको भी क्रिटिसाइज कर दूं और इसको भी क्रिटिसाइज कर दूं, लेकिन जो माशरे में बुराई है उसकी बात ना करूं, उसकी जड़ तक ना जाऊं। देखिए सना, पहले तो अगर आप इसको स्पेसिफिक कर लें ना तो मेरे लिए ज्यादा आसान होगा इसका जवाब देना। सबसे पहले तो एक चीज ले लें कि जो बाहर इंटरेस्ट है वो सिर्फ एक इंटरेस्ट है, टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म, रेडिकलाइजेशन, उनका सिर्फ ये खौफ है। तो उमूमन मेरे जो बाहर इंटरव्यूज होते हैं या इंडिया में होते हैं वो उस इशू के ऊपर होते हैं। पाकिस्तान के अंदर जो हमारे अंदरूनी हालात हैं इसमें और ज्यादा इश्यूज हैं। मसलन वॉर ऑन टेरर तो एक इशू है और मेरी बड़ी क्लियर लाइन है उसके ऊपर। मैं चाहता हूं क्योंकि मेरे और आप में थोड़ी इसमें क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि आप और मैं थोड़ा डाइवर्ज करते हैं और मेरे ख्याल में उसकी वजह यह है कि आप जो बुनियाद समझते हैं वॉर ऑन टेरर में और मैं जो समझता हूं वो फर्क है। अगर हम इसको डायग्नोज ठीक कर लें तो हमारी सॉल्यूशंस ठीक होंगे। अगर डायग्नोसिस गलत है तो इसकी आप गलत सॉल्यूशन करेंगे, तो वो बाद में हम डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर प्रॉब्लम कुछ और है। पाकिस्तान में जो आप तनकीद कहता है, मैं कहता हूं यहाँ इसके दो बड़े मसले हैं पाकिस्तान के। एक तो वॉर ऑन टेरर है जिसकी वजह से हम तबाही की तरफ जा रहे हैं, और दूसरा करप्शन है। अब करप्शन जो है, मैं अब जब करप्शन के अगेंस्ट बोलता हूं और सख्त बोलता हूं, ये कोई जाती लड़ाई तो नहीं है किसी से। क्योंकि आप मुझे ये बाकी पार्टीज वाले कहते हैं कि जी देखें वो हमारे लीडर्स के ऊपर पर्सनल अटैक्स करते हैं कि उनके बाहर बैंक अकाउंट्स पड़ेंगी, पर्सनल अटैक है। ये तो अगर आप वेस्टर्न डेमोक्रेसीज में चले जाएं इसके ऊपर तो गवर्नमेंट गिर जाती है। आप छोड़ें कि पर्सनल अटैक है, टैक्स इवेजन और करप्शन, ये दो वजह हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान बैंकरप्ट है। ये दो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने क्वांटिफाई करा कि पिछले 4 साल में टैक्स इवेजन यानी टैक्स की चोरी और करप्शन से 8,500 अरब का नुकसान हुआ है 4 सालों में। तो ये ही इशू है। अब मैं इसमें अगर जो करप्ट माफिया बैठा हुआ है अगर इसके ऊपर तनकीद करता हूं तो ये कोई पर्सनल टैक्स तो नहीं है, ये अगर जारिंग भी है लेकिन यह है तो सारा फैक्चुअल। आप देख लें कि 4 साल में कभी भी पाकिस्तानियों के हालात इतने बुरे नहीं जितने ईमानदार है। मतलब उसमें भी आप देखें, अगर उसमें भी करप्शन नहीं पाई जाती, यहाँ पर तो इस हवाले से भी बहुत सारी करप्शन है ना खान साहब। आप नैब के पास देख लीजिए केसेस जो पड़े हुए हैं, जो नैब के पास ना उठाने की सकत है, ना बताने की बात है, ना मीडिया में उठाए जाते हैं, ना आप लोग उस पर जिक्र करते हैं। गिलानी साहब की करप्शन अपनी जगह है, उनकी पार्लियामेंट की करप्शन अपनी जगह है। आपके भी जो लोग हैं वो भी करप्ट हैं, उनके ऊपर भी बहुत सारे चार्जेस हैं। आपके आजम स्वाति साहब के ऊपर चार्जेस हैं। आजम स्वाति साहब एक प्रोग्राम में बैठ के सरदार आसिफ अहमद अली के ऊपर चार्जेस लगाते हैं, करोड़ों रुपए की बदनवानी की। तो ये सारी चीजें तो मौजूद हैं। दीज पीपल आर इन योर पार्टी, सो आई एम सेइंग कि इफ यू हैव टू क्लीन द मेस, द प्रॉब्लम इज दैट एवरीवन इज करप्ट देन। सना देखिए, वन बाय वन जब जनरल मुशर्रफ थे इस मुल्क जब क़यादत कर रहे थे तो सबसे ज्यादा तनकीद आर्मी की इमरान खान ने की। जब सब लोगों को जनरल मुशर्रफ ने हाउस अरेस्ट किया, मुझे उसने जेल में डाला, और वो भी डीजी खान की जेल में, जो सबसे बड़ा जेल था। वो क्यों किया? क्योंकि सबसे ज्यादा तनकीद मैंने की आर्मी की, और नया जीएचक्यू के ऊपर मैंने की, मैंने सारी ये जो डीएचएस है इनके ऊपर की, मैंने जो आर्मी के ऊपर जो ये इनकी जो बजट ऑडिट नहीं होता उसके ऊपर की, मैंने जनरल मुशर्रफ के ऊपर की। अब ये ड्रोन गिरा देंगे। मैं देखें अमेरिकन के ये जो ड्रोन अटैक्स हैं ये पाकिस्तान की अग्रीमेंट से हो रहे हैं। वो तो कह रहे हैं पार्लियामेंट कल करारदाद है कि हमारे ड्रोन हमले नहीं होंगे, ये पार्लियामेंट का स्टैंड है। उन्होंने कह दिया, उन्होंने बता दिया अमेरिका नहीं मानता, अमेरिका मनमानी करता है, अमेरिका इस इंसानी हुकूक का सबसे बड़ा अलमबरदार है, लेकिन वो नहीं इंसानी हुकूक की परवाह करता, वो मारता है, वो ड्रोन फेंकता है। आप प्राइम मिनिस्टर हैं, आप क्या करेंगे? मैं पहले तो सिर्फ आपको एक सेनेट की जो ओपन हियरिंग कमेटी होती है उसके अंदर कार्ल लेवन पूछता है एडमिरल मलन से, ये 2 साल की बात है। वो कहते हैं जी कि जब पाकिस्तान गवर्नमेंट इतना ज्यादा प्रोटेस्ट कर रही है ड्रोन अटैक्स पे, आप क्यों कर रहे हैं ड्रोन अटैक्स? आगे से एडमिरल मलन, ये ओपन हियरिंग है, एडमिरल मलन आगे से कहता है कि ऐसा ना कंप्लीट है। एडमिरल मलन कहता है कि ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट की एग्रीमेंट है,
उनसे हम पूछ के कर रहे हैं। तो आगे से कार्ल लेविन कहता है, ये डॉन के फ्रंट पेज पर रिपोर्ट हुआ था जी, वो आगे से कहता है कि क्यों ये अपने लोगों से सच नहीं बोलते, यानी कि ये क्यों दोगली पॉलिसी कर रहे हैं। ये जो हो रहा है सब कुछ आप विकीलीक्स पे पढ़ लें। ठीक है, दोनों ने इजाजत दी है। मैं सब कह रही हूँ कि आप प्राइम मिनिस्टर है ना, ड्रोन अटैक हो रहा है, आप एग्रीमेंट छोड़ दें, हुकूमत को छोड़ दें, आप मुझे बताएं, आप प्राइम मिनिस्टर आप क्या करेंगे? मैं अगर प्राइम मिनिस्टर हूँ, मैं अमेरिकन को कहूं, पहले तो मैं ये कहूं कि हम इस जंग से निकल रहे हैं। वो तो कहने सुनने में ही नहीं है ना इमरान खान साहब। हम तो कहते हैं नेटो सप्लाई रोक देंगे, वो फिर हमें मनाने आ जाते हैं। हम कहते हैं हम ये करेंगे, वो फिर हमें मनाने आ जाते हैं। हम कहेंगे जी ड्रोन हमला ना करो, वो कहेंगे जी हम कम करेंगे, आपसे पूछ के करेंगे, आपसे ये करके करेंगे, लेकिन हमें भी पता है कि वो नहीं करेंगे। आप ड्रोन गिराएंगे कि नहीं इमरान खान साहब? मुझे बताए ना, सारे मसले की जड़ ड्रोन है। 100% ड्रोन मैं आपके सामने कह रहा हूं। वो देखिए, वो इनसे पूछ के कर रहे हैं, उन्हें नहीं पता कि पीएफ गिरा सकती है ड्रोन, उनके इनसे पूछ के कर रहे हैं। वो उनको नहीं पता। आप मुझे बताएं, पीएफ को आप ऑर्डर देंगे ड्रोन गिरा दो, आप प्राइम मिनिस्टर हैं, ड्रोन गिरा दो, मसले की जड़ ही खत्म हो जाएगी ना। आप गिरा दें, एक गिराएंगे तो उनको अकल आएगी ना शायद। हाँ। मैं तो पहले उनको जब ये कहेंगे ना कि आपने ड्रोन अटैक्स नहीं करने हैं, तो वो आगे से आप क्या थ्रेटन करेंगे कि आप एड बंद कर देंगे या आपके कर्जे नहीं देंगे, IMF से दबाएंगे। मैं हम कह ना दो, मैं ये कनेक्टेड है दोनों। जब तक आप उनसे भीख मांगेंगे और कर्जे लेंगे, वो आप जो मर्जी करना चाहे कर सकेंगे। उन्हें पता है कि पाकिस्तान बैंकक्रप्ट है। मैं आपको कह रहा हूं कि दोनों कनेक्टेड हैं। जब तक आप अपने साथ साथ अपना फिस्कल बैलेंस करें, खर्चे और वो साथ अब मुल्क में टैक्स इकट्ठे करें और खर्चे कम करें। अफगानिस्तान में जो जंग है इमरान खान साहब, वो सिर्फ अमेरिका की जंग तो नहीं है ना। 48 कंट्रीज हैं उसमें। हम जब नेटो की सप्लाई रोकने तो हम सिर्फ अमेरिका के साथ तो ज्यादती नहीं कर रहे हैं। हम बाकी 48 कंट्रीज जो हमारी दोस्त ममालिक भी हैं उनमें से कुछ, उनके साथ भी ज्यादती करते हैं। यूएन सैंक्शंस है वहां पर। आप बताएं कि आप उसके खिलाफ जा सकते हैं, एक ड्रोन गिरा सकते हैं? मुझे बताएं ना इमरान खान साहब, ये बातें करना बड़ा आसान है। आप ड्रोन गिराएंगे? मैं आपको इमरान खान साहब एज प्राइम मिनिस्टर ड्रोन गिराएंगे? पहले तो इजाजत नहीं देंगे, और अगर उन्होंने ड्रोन अटैक किया, हम ड्रोन भी गिराएंगे और हम यूएन में भी जाएंगे कि हमारी सॉवरेंटी की वायलेशन है। और नॉट ओनली सॉवरेंटी की, ये सारे ह्यूमैनिटेरियन लॉज की जो मगरब ने बनाए हुए हैं उन सब की वायलेशन है, क्योंकि किसी को कोई इजाजत नहीं देता टू बी जज, जूरी एंड एक्सिक्यूशनर। सस्पेक्ट्स को एलिमिनेट करना दुनिया में कोई कानूनी इजाजत देता है? एक आपको पता है कि केस होने लगा है इनके ऊपर, बर्तानिया में केस होने लगा है, रिप्रीव जो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है वो केस करने लगी है। अगर गवर्नमेंट स्टैंड ले ले, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अमेरिका कभी भी ड्रोन अटैक नहीं करेगा। उनको आप विकीलीक्स पढ़ लें, उनको इन्होंने इजाजत दी हुई है। हमारे से झूठ बोलते हैं कि हम जी मजम्मत कर रहे हैं। आप बताएं कि यूसुफ रजा का उसने विकीलीक्स में लिखा कि जनाब आपने जो करना है करें, हम इनको संभाल लेंगे जो पार्लियामेंटेरियंस है। ये विकीलीक्स में है। तो ये इनके पूछिए, ये दोगली पॉलिसी है, ये मुनाफिकत है, ये लोग चार्जेस हैं। जितने जो भी लीडर्स हैं, जिस तरह के चार्जेस हैं, वो सारे हम अदालत के सामने रख देंगे। कौन सी अदालत? अल्ताफ हुसैन के खिलाफ? जन नहीं, अल्ताफ हुसैन, बात अल्ताफ हुसैन की हो रही है, क्योंकि आपने कहा है, मैंने नहीं कहा। सबकी देखें, चाहे अल्ताफ हुसैन अकेले नहीं है जिन्होंने जुर्म किए हुए हैं, ये बहुत और बड़े। लेकिन आपने बात अल्ताफ हुसैन की की ना? नहीं तो मैं सबकी भी करता हूँ। अल्ताफ हुसैन की तो आपने टीवी, नवाज शरीफ ने मर्डर्स किए, जरदारी में किए। जरदारी के ऊपर 4 मर्डर केसेस हैं। अच्छा, तो उसका भी केस दोबारा खोलेंगे? जो भी मैं आपको सामने कह रहा हूं कि देखें, जब तक मैं आपको, आप बजाय मुझे इस पर्सन स्पेसिफिक करें, मैं आपके सामने एक जेनेरिक स्टेटमेंट देता हूं। इस मुल्क में कभी भी तब्दीली आनी नहीं लगी जब तक ताकतवर मुजरिम आप उनको कानून के नीचे नहीं लेके। ठीक है, तो फिर आप एज प्राइम मिनिस्टर ताकतवर मुजरिमों को लेकर आएंगे, चाहे वो जरदारी साहब हो, चाहे वो अल्ताफ हुसैन हो। ये मेरा आपके सामने, सबके सामने वादा है। ठीक है, क्योंकि 2014 में ये सॉर्ट चल सकता है। हाँ, ये आप ये याद रख लें। ठीक है, जितने इस मुल्क में बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, जब तक आप उनको कानून के नीचे नहीं लेके आएंगे, इस मुल्क उन पर आप मुआहदों पे उनको कायम रख पाएंगे, क्योंकि आप इमरान खान है और बाकी लोग इमरान खान नहीं थे। सना, पहले तो एक चीज क्लियर हो, आप मेरे में जो थोड़ा मैंने आपकी जो पढ़ा भी है, एक इख्तलाफ ये है, आप इसको एक आइडियोलॉजिकल वॉर समझते हैं कि कुछ तालिबान का नजरिया है जिसके खिलाफ लड़ाई है। मैं इसको दूसरा समझता हूं। मैं समझता हूं कि जो नजरियाती, जो कि कोई इस्लामिक निजाम लाना चाहते हैं बंदूक के जोर से, मैं समझता हूं कि वो 3-4% है इसमें से। बाकी जो है वो रिएक्शन में लड़ रहे हैं। यानी कि वो जो आप कबायली इलाके में जब हमने फौज भेजी, उस कोलैटरल डैमेज हुआ, उसके रिएक्शन में एक सिविल वॉर का सिचुएशन है। और अगर आप कबायली इलाके की तारीख पढ़ लें, ये इलाका 60 साल मुगलों के खिलाफ लड़ा, पीरे रोशन उसको कहते हैं, रोशनिया मूवमेंट। उसके बाद 80 साल यहां अंग्रेज मरता रहा 1947 तक,
और तब भी जहाज थी, जब बाहर की फोर्स आती थी ये लोग लड़ते थे। अब जब हमने 2004 में फौज भेजी, उससे पहले आप देख लें कितने खुदकुश हमले थे पाकिस्तान की तारीख में, क्या हालात है, किधर थे तालिबान। 2 साल कोलैटरल डैमेज करके हमने पाकिस्तानी तालिबान क्रिएट किए। तालिबान अगर आइडियोलॉजिकल होते ना तो अफगानिस्तान में जब पावर में थे 96 से लेकर 2001 तक, तो यहां भी तालिबानाइजेशन होनी चाहिए थी, यहां तो नहीं थे। कबायली इलाका तो एडजेसेंट था, वहां क्यों नहीं तालिबान आए। इसलिए मेरी कंटेंशन है और आप में, क्योंकि आप समझ जब कहते हैं ना जी प्रो तालिबान, क्या कोई मैं आइडियोलॉजी के प्रो हूं, क्योंकि आइडियोलॉजी तो मुझे समझ ही नहीं है उनकी क्या है। ये जो लोग हैं, क्या ये आइडियोलॉजी के लिए लड़ रहे हैं या रिएक्ट कर रहे हैं एक फॉरेन ऑक्यूपेशन अमेरिकन की वजह से, और एक पाकिस्तानी आर्मी जो ये परसीव करते हैं कि अमेरिका के साथ कोलैबोरेट करके पैसे लेके लड़ रही है। मैं इसका हल इसलिए, अगर आप इस क्लियर हो जाए ना कि अगर तो ये आइडियोलॉजिकल जंग है तो आपकी बात ठीक है, लड़ते रहें। अगर ये रिएक्शन में लड़ रहे हैं और हम क्योंकि अमेरिकन के एजेंट समझे जाते हैं, पैसे लेके उनकी जंग लड़ रहे हैं, तो इसका हल दूसरा है। इसका हल यह है कि उनकी जंग से निकलें। मेरी आज भी कंटेंशन ये है कि अगर आप अमेरिका की जंग से निकल जाते हैं, मैं सॉरी आपको यहाँ पे इंटरप्ट करूंगी, क्योंकि देखें इमरान खान साहब, मेरा आपका कोई नजरियाती इख्तिलाफ नहीं है इस पर, मैं लेट मी बी वेरी क्लियर, मेरा कोई एंटी या प्रो तालिबान स्टांस नहीं है। आई एक्चुअली, जिस तरह आपने कहा कि आपको लगता है कि आइडियोलॉजिकल वॉर है, मैं बहुत सारी चीजें देखती भी हूँ, समझती भी हूँ, आप भी समझते होंगे, मुझसे बेहतर समझते होंगे। आपने सिराजुद्दीन हक्कानी की वीडियो देखी है, आपने मुल्ला उमर की वीडियो देखी है, आपने क्योंकि आपने कहा ना लीडरशिप ट्रिकल डाउन होती है, तो मुझे बता दें कि वो क्या कह रहे हैं, वो क्या कहते हैं। आप समझते हैं कि वो ये रिएक्शन में कर रहे हैं? पहले तो आप अफगान तालिबान और पाकिस्तान तालिबान को फर्क, अफगानिस्तान के अंदर तो तालिबान की गवर्नमेंट थी। अफगान एम्बेसडर से जब मेरी मुलाकात हुई तो उनका ख्याल है कि वहां जो आइडियोलॉजिकल एलिमेंट है, जो आप बात कर रहे हैं, हकीमुल्लाह बैतुल्लाह, नहीं पहले मैं दो सेपरेट कर लेना। वो कहते हैं कि 40% वहां आइडियोलॉजी के लिए लड़ रहे हैं और 60% फॉरेन ऑक्यूपेशन के लिए की वजह से, जिसको कहते हैं पश्तून रेजिस्टेंस। ये अफगान एम्बेसडर कह रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर तो तालिबान थे ही नहीं, यहां तो तालिबान बने हैं जब हमने उनकी जंग में एंटर किए, इसलिए यहां जो आइडियोलॉजिकल एलिमेंट है वो बहुत कम है। मैं आपको मैं कोट करता हूं, जनरल औरंगजेब, जो कोर कमांडर पहली दफा फौज लेके गए थे, उन्होंने सेमिनार में कहा कि हमने 3 मुआहदे किए तालिबान के साथ, तीनों तालिबान ने नहीं तोड़े या मिलिटेंट्स ने नहीं तोड़े, तीनों हमने अमेरिकन प्रेशर में तोड़े। हमने 2 अमेरिकन ने ड्रोन अटैक्स करके तोड़वाए और एक हमने वजीरिस्तान अकॉर्ड अमेरिकन प्रेशर की वजह से। इमरान साहब, वी हैव टू गो फॉर अ ब्रेक एंड आई विश आई हैड वीडियोस कि मैं आपको सुना सकती कि हकीमुल्लाह और बैतुल्लाह साहब क्या कहते हैं, क्या कहते थे, लेकिन कहना तो इशू नहीं है। मैं आपने तो कहा कि देखिए ना खान साहब, लेकिन ये मसला तो है ना खान साहब, तालिबान का मसला यहाँ पर आइडियोलॉजिकल है, लेकिन इसका हल क्या है? लेकिन ये हल आप बताएंगे, मतलब मैं कह रही हूँ कि आप गिव पीस अ चांस और ये कर दो वो कर दो, मैं कह रही हूँ अल्टीमेटली ऑन ग्राउंड हम क्या करेंगे। 8 साल मिलिट्री ऑपरेशंस ने क्या अचीव कर लिया है? तालिबान को, हम तालिबान की बात तो हम छोड़ दें, यहाँ पर जो सेक्टेरियन वायलेंस हो रही है उस पर भी बात करेंगे, लेकिन छोटी सी ब्रेक। आप कह रहे हैं कि स्पेस मिलनी चाहिए, उनसे एंगेज रहना चाहिए, एज ए पॉलिटिकल पार्टी आप सबसे एंगेज करेंगे। रामदी साहब जैसे लोग, हसन जान जैसे लोग और बहुत सारे लोग हैं, मैं बहुत सारे नाम ले सकती हूँ, उनका घेरा तंग हो रहा है पाकिस्तान में, उनको एंगेज करना मुनासिब क्यों नहीं समझा जाता? जावेद गामदी साहब मेरे दोस्त भी थे, हमारी जब पार्टी अपना मैनिफेस्टो बना रही थी और शुरू में आई थी, वो हमारे साथ बैठे भी थे, हमने उनसे डिस्कस करते थे। देखिए इस वक्त ये वॉर ऑन टेरर जो मैं शुरू से कहता रहा कि इस जंग में ना पड़ो, मैं ये सारा प्रेडिक्ट किया था कि यहाँ इस मुल्क में इंतहा पसंदी बढ़ेगी, पोलराइजेशन होगी, जो हो गई है आज पाकिस्तान। इस जंग से निकलना पाकिस्तान की सर्वाइवल नहीं, आप देखें ना, एक अब जो डैमेज हो गया है, एक्सट्रीमिज्म बढ़ गई है, ये होगी तो, लेकिन इसको खत्म आप शुरू तब करेंगे जब अमेरिका की जंग से निकलेंगे, ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन करेंगे, अपने कबायली इलाके के उन लोगों को अपने साथ मिला के इन मिलिटेंट्स को और एक्सट्रीमिस्ट को मार्जिनलाइज करेंगे। ये मिलिट्री ऑपरेशन से नहीं खत्म होने लगी, ये आप अमेरिका से इमदाद लेते रहे, अब नेटो सप्लाईज आपने रिज्यूम कर दिए हैं, हम फिर पार्टी में। सबसे बड़ा मसला है, हम वर्ल्ड बैंक से पैसे नहीं लेंगे, हम IMF से पैसे नहीं लेंगे, हम टैक्स से सारा खसारा पूरा करने की कोशिश करेंगे, कैसे करेंगे? देखिए अब मैं सिर्फ आपको पाकिस्तान को बचाने के लिए 2 चीजें करनी पड़ेंगी। अब खैर एक तो इस जंग में से निकलना पड़ेगा, क्योंकि जब तक ये जंग है यहाँ कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आने लगी, सब खौफजदा है, पाकिस्तान सेंटर ऑफ टेररिज्म है, कोई यहाँ पर सारे बिजनेसमैन जाके दुबई में तो मीटिंग करते हैं इन्वेस्टर्स से। एक इससे निकले। दूसरा
आपको रेवेन्यू इमरजेंसी डिक्लेयर करनी पड़ेगी, ऑल इनकम्स टू बी टैक्स। सबसे तकड़ी डिपार्टमेंट आपको एक बिल्कुल इसको रिफॉर्म करना पड़ेगा, सीबीआर एफबीआर को, और जो होली काउज हैं उनको टैक्स करना पड़ेगा जो टैक्स ही नहीं देते। तो एक तो टैक्स रेवेन्यू, आपकी सादगी इख्तियार, खर्चे कम, टैक्स इकट्ठे करने, और करप्शन के ऊपर आपको इमरजेंसी डिक्लेयर करनी पड़ेगी। इसको आपको इदारे भी ठीक करने पड़ेंगे, यानी कि इंस्टीट्यूशंस भी बेहतर करनी पड़ेगी, गवर्नेंस सिस्टम जिसके अंदर गवर्नमेंट सर्वेंट्स को उतनी तनख्वाह दें जिनमें उनको गुजारा हो सके। आज जो महंगाई है वो गवर्नमेंट सर्विसेज में मजबूर हो जाता है करप्शन में। और साथ आपको ऊपर अपने से एहतसाब शुरू करना पड़ेगा। मतलब तहरीक इंसाफ पहली पार्टी है जिसने कहा कि सारी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव अपने एसेट्स डिक्लेयर करेगी और हम अपनी वेबसाइट पे डाल देंगे ताकि कोई भी चैलेंज कर सकता है। ये बाय द वे बिहार में नीतीश कुमार ने एक चीफ मिनिस्टर ने सारा बिहार को क्लीन गवर्नेंस नवाज देके। शरीफ साहब और बाकी जो हैं पीएमएल काफ के बारे में भी आप बहुत सारी गुफ्तगू नहीं करते। अगर सब अपने असासे डिक्लेयर कर दें तो आप उनको अपनी पार्टी में शामिल कर लेंगे, साथ मिल जाएंगे। अगर आप कहते हैं कि उनके एसेट्स डिक्लेयर करने के बाद दे बिकम क्रिमिनल्स और विल यू गिव देम स्पेस? नहीं, अगर देखिए पाकिस्तान में ये तो आपको करना पड़ेगा कि करप्ट माशरा है, आपको 1 महीने की एमनेस्टी तो देनी पड़ेगी। ठीक है कि 1 महीने तक अब हम आपको देते अपने एसेट्स डिक्लेयर कर दें, उसके बाद जो पकड़ा गया ये सजाएं हैं। तो एक देखें, मैं जब टर्की प्राइम मिनिस्टर से उनसे मिला, उससे पहले हम जब चाइना कम्युनिस्ट पार्टी के इनविटेशन पर गए तो चाइनीज गवर्नमेंट ऑफिशियल से मिले। आप यकीन करें इस मुल्क की तरक्की में सिर्फ रुकावट 2 हैं, एक वॉर ऑन टेरर और दूसरा पाकिस्तान में करप्शन। वो हमारे इतने वसाइल है, तुर्की के पास तो वसाइल ही नहीं है। यहाँ कॉपर रिजर्व्स हैं, यहाँ कोयले की इतनी बड़ी रिजर्व्स